हिस्ट्री ऑफ कैंडल चार्ट। चार्ट्स मैप की तरह होते हैं। जितनी ज़्यादा मालूमात हर एक चार्ट प्रोवाइड करता है उतनी ज़्यादा सेफ तरीके से मंजिल तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट बार चार्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा तफसील से दुरुस्त मैप दिखाता है। एक जापानीज़ किताब है जिसमें ये कहा गया है कि कैंडलस्टिक दुनिया में सबसे बेहतरीन है और चार्ट्स के लिए ये बहुत ही शानदार तस्वीर है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बड़ी तफसील से बयान किया गया है कि कैंडल चार्ट्स नए एनालिसिस के रास्ते खोलते हैं और इसके बार चार्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कैंडलस्टिक चार्ट सप्लाई एंड डिमांड के हालात दिखाते हैं और ये बताते हैं कि बायर्स और सेलर के दरमियान कौन जीत रहा है। बार चार्ट्स के नहीं बताते। बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट मार्केट का ट्रेंड दिखाते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट एक और तफसील दिखाकर मूव के पीछे की फोर्स को जाहिर करते हैं कि इस मूव की ताकत कितनी है। बार चार्ट टेक्निक से अक्सर वीक लग जाते हैं एक रिवर्सल सिग्नल को ट्रांसमिट करने में, मगर कैंडलस्टिक चार्ट अक्सर 1 से 3 सेशंस में मतलब डेली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कैंडलस्टिक चार्ट सिर्फ कुछ ही सालों में बार चार्ट और पॉइंट एंड फिगर चार्ट के साथ बेसिक चार्टिंग टेक्निक्स बन गई हैं। कैंडलस्टिक चार्ट बार चार्ट की तरह ही डेटा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको वो सारे सिग्नल्स मिलते हैं जो बार चार्ट में मिलते हैं। अब चूँकि कैंडलस्टिक चार्ट कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब आप बार चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ बार चार्ट के ही सिग्नल्स मिलते हैं, मगर कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करते वक्त आप सारे बार चार्ट के सिग्नल्स इस्तेमाल करते हैं और साथ ही कैंडल्स के ज़रिए आप ख़ास और ताकतवर इनसाइट्स भी हासिल करते हैं। इसलिए बार चार्ट का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट ही इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि जापानी लोग दुनिया की ज़्यादातर मार्केट्स में अहम किरदार अदा करते हैं, जापान में टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल होने वाली मोस्ट पॉपुलर फॉर्म कैंडल्स हैं। एवोल्यूशन ऑफ कैंडल चार्ट। जापानीज लोगों ने सन 1600 में दुनिया की पहली चावल की फ्यूचर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करना शुरू किया और ये दुनिया की फर्स्ट फ्यूचर मार्केट की शुरुआत थी। और इस मार्केट में होने वाली स्पेकुलेशन से जापानीज टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत हुई। उस वक्त की फ्यूचर मार्केट में जो मोस्ट फेमस ट्रेडर था उसका नाम था होमा। होमा सन 1700 में चावल की फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करते थे। उन्होंने पाया कि चावल की सप्लाई एंड डिमांड के दरमियान तो ताल्लुक था ही, लेकिन मार्केट को ट्रेडर्स के जज्बात यानी इमोशंस भी गहराई से असर करते थे। इस वजह से मार्केट में कभी कभी डिफरेंस होता था असल और मंसूबे के दरमियान। असल और मंसूबे का मतलब है रियलिटी एंड परसेप्शन। असल वो हकीकत है जो हकीकत में मौजूद है, जबकि मंसूबे वो है जो लोगों के जहन में मौजूद हैं, उनकी परसेप्शन या समझ में है। होमा ने यह भी समझा कि मार्केट के जज्बात की स्टडी करके कीमतों की पेशन गोई की जा सकती है। दूसरे अल्फाज में उन्होंने समझा कि चावल की प्राइस और उसकी वैल्यू में फ़र्क होता है। ये प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस आज भी स्टॉक, बॉन्ड्स और करेंसीज के साथ वही है जैसा सदियों पहले चावल के साथ था। कैंडल चार्ट को अक्सर सकाटा चार्ट भी कहा जाता है, जो कि सकाटा शहर की तरफ इशारा करता है जहां होमा रहा करते थे। लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक इतना ज़्यादा यकीनी नहीं है कि होमा ने कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल किया हो। कैंडलस्टिक चार्ट ज़्यादातर मीजी पीरियड की इब्तिदा में जापान में लेट 1800 में तैयार किए गए थे। इसलिए ये कहना कि होमा ने चार्टिंग तजवीज़ किया या नहीं सवाल किया जा सकता है। होमा ने चार्ट्स को तैयार किया या उसका इस्तेमाल ट्रेड करने के लिए किया, ये ज़्यादा अहम नहीं है। होमा ने समझा कि ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए मार्केट के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उसकी ट्रेडिंग का क्रूशियल हिस्सा था, और ये लगता है कि जापान में टेक्निकल एनालिसिस के पहले तरीके ज़्यादा मार्केट के साइकोलॉजी से मुतल्लिक थे और चार्ट से रिलेटेड कम। होमा ने 1755 में एक बुक लिखी जिसका नाम था द फाउंटेन ऑफ गोल्ड, द 3 मंकी रिकॉर्ड ऑफ मनी, जिसमें वो कहते हैं कि 60 साल दिन रात काम करने के बाद मैंने धीरे धीरे चावल की मार्केट की मूवमेंट को गहराई में समझा। इस किताब में वो कहता है कि जब सब बेरिश हैं तब कीमतों में इजाफे का सबब है, और जब सब बुलिश होते हैं तब कीमतों में कमी का सबब है। ये जुमला अब कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन कहलाया जाता है। फॉरेक्स में कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि ट्रेडर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करता है। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए होती है जो मार्केट के अगेंस्ट जाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका व्यू पॉइंट करेक्ट हो और वो प्रॉफिट कमा सके। द फाउंटेन ऑफ गोल्ड, द 3 मंकी रिकॉर्ड ऑफ मनी किताब का नाम है। इसका मतलब है कि अगर एक ट्रेडर अपने फाउंटेन ऑफ गोल्ड तक पहुंचना चाहता है तो उसके अंदर बंदरों की ये 3 खसूसियात होनी चाहिए। पहली, सी नो इवल, यानी बुराई को ना देखो।
दूसरी हेयर नो ईवल और तीसरी स्पीक नो ईवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी नो ईवल यानी बुराई को ना देखो। जब आप बुलिश या बेरिश ट्रेंड को देखते हैं तो उसमें बुराई भलाई ना ढूंढें, बल्कि इसे एक मौका यानी अपॉर्चुनिटी समझें बाय या सेल करने के लिए। फाउंटेन ऑफ गोल्ड में कहा गया है कि हमेशा बुलिश और बेरिश का चक्कर चलता रहता है। इसका मतलब है कि हर बुल मार्केट के अंदर एक बियर मार्केट होती है और हर बियर मार्केट के अंदर एक बुल मार्केट होती है। ये व्यू एक्सप्लेन करता है कि क्यों जापानीज कैंडलस्टिक टेक्निक्स कंटिन्यूएशन पैटर्न के बजाय रिवर्सल पैटर्न पे इतना ज़्यादा जोर देती है। अब हम बात करते हैं उस सेकंड खूबी की जो एक ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए, हेयर नो ईवल यानी बुराई को ना सुनो। डेली बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं और कुछ नेगेटिव। होमा इस बुक में लिखते हैं कि जब आप बुलिश या बेरिश खबरें सुनते हैं तो उस पर ट्रेड ना करें। बेहतर यह है कि ट्रेड लगाने से पहले आप देखें कि कैसे मार्केट न्यूज़ पर रिएक्ट करती है जब वो न्यूज़ रिलीज़ होती है। बर्नर्ड एक मिलियनर स्टॉक स्पेकुलेटर और प्रेसिडेंशियल एडवाइज़र था जिसने कहा था कि मार्केट की फ्लक्चुएशन में इम्पोर्टेंट खुद इवेंट नहीं बल्कि इस इवेंट में लोगों के रिएक्शंस हैं जो अहमियत रखते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई न्यूज़ आती है जिसे आप अक्सर फॉरेक्स फैक्ट्री में देख रहे होते हैं, जिसकी चंद एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एनएफपी, सीपीआई, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट वगैरह। जब ये न्यूज़ आती है तो मार्केट के रिएक्शंस को देखना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना खुद न्यूज़ को देखना। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, आपको बहुत मुख्तसर बता देता हूँ। अगर किसी को डिटेल चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं आपको अलग से एक छोटी सी वीडियो बना दूँगा। न्यूज़ को देखते हुए आपको थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि जापानीज़ को एज अ वेस्परिंग टैक्टिस भी रेफ़र किया जाता है, जिसका मतलब होता है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या अफवाहों की तशहीर हो सकता है। बिग प्लेयर्स मार्केट और आने वाले माशी वाक़ियात यानी इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन या अफवाहें फैलाने के लिए वेस्परिंग टैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं ताकि कीमतों में असर डालकर ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकें। लिहाजा आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की बेस पे ट्रेडिंग करना अनएथिकल और इलीगल होता है। न्यूटन ने एक मरतबा कहा था, आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज बट नॉट द मैडनेस ऑफ पीपल। व्हाई गेट इन्वॉल्व्ड विद द मैडनेस ऑफ पीपल। हेवनली बॉडीज मतलब आसमान में मौजूद सूरज, चांद, सितारे, प्लैनेट्स, कॉमेट्स वगैरह, जबकि मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज इन ऑब्जेक्ट की मूवमेंट्स को रेफर करते हैं। न्यूटन ने यह समझ लिया था कि इंसान की सोच में मुख्तलिफ किस्म के जज्बाती, समाजी, सकाफती असरात होते हैं जो इनके अमल और सोच को मुतासिर करते हैं। असल में न्यूटन कहना क्या चाहता है और पागलपन क्यों बोला है, इसकी मज़ीद क्लैरिटी आपको ये नेक्स्ट पॉइंट में हो जाएगी। 3 खसूसियात में हम तीसरी और आखिरी खूबी की बात करते हैं जो है स्पीक नो ईवल यानी बुराई को ना बोलो। आप मार्केट में क्या करने जा रहे हो इसके बारे में आप किसी को भी ना बोलो और ना ही किसी से मशवरा लो कि मैं गोल्ड, सिल्वर या यूरो बाय करने जा रहा हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ना ही आपने किसी से कोई सिग्नल लेना है। उसकी वजह क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने एनालिसिस किए और आपके ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से यूरो में बाय की ट्रेड बनती थी और आपने यूरो बाय करने का फ़ैसला कर लिया। आपने अपने इस फैसले के बारे में किसी को बताया या फिर आपने वो एनालिसिस किसी व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक के किसी ग्रुप में शेयर किया कि इस पे अपने कमेंट्स पास करें, पर वहाँ आपको मार्केट के बारे में नेगेटिव कमेंट्स मिले, या जिस शख्स की आप राय लेना चाहते थे उसने भी कुछ नेगेटिव कह दिया। क्योंकि हमेशा कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो आप घबरा गए और डिसाइड किया कि नहीं, अब यूरो बाय नहीं करना और आपने वो ट्रेड नहीं लगाई। 1-2 दिन के बाद आप क्या देखते हो कि यूरो ने एग्जैक्टली आपके एनालिसिस के मुताबिक ही परफॉर्म किया। अगर आपने मार्केट को ध्यान से स्टडी किया है तो बेहतर है कि आप किसी को भी अपने प्लान के बारे में ना बताओ। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार, अगले बंदे के पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज है या मुझसे ज़्यादा बेहतर इनसाइट्स हैं, तो उस सूरत में भी मार्केट को देखो डायरेक्शन देने के लिए, ना कि ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए। अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और यही उन लोगों का सबसे बड़ा पागलपन होता है। ये पागलपन क्यों नहीं करना, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। दी ए टू जी ऑफ फॉरेक्स मार्केट की इस वीडियो को आपने ओपन कर लेना है और इस वीडियो के 30 मिनट्स और 42 सेकंड से देखना स्टार्ट करना है।
आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने किस तरह फॉरेक्स फेलियर को अवॉइड करना है। वैसे तो ये सारी वीडियो देखने वाली है, क्योंकि इतने कम टाइम में जितने डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स को जितनी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है, मेरा चैलेंज है कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितनी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। द फाउंटेन ऑफ गोल्ड में लिखा है कि मार्केट के बारे में सीखने के लिए मार्केट से पूछो, तभी आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हो। एवोल्यूशन ऑफ कैंडल चार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉपिंग चार्ट की। इसे पॉइंट, लाइन या स्टार चार्ट भी कहते हैं। ये सबसे पहला चार्ट था और इसे सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को ज्वाइन करके बनाया जाता था। इसे स्टॉपिंग चार्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये डॉट उसी जगह पे लगाया जाता था जहां सेशन क्लोज होने के बाद प्राइस रुक जाती थी। स्टॉपिंग चार्ट को डायगोनल या हॉरिजेंटल लाइन से बनाया जाता था और इन दोनों सूरतों में क्लोजिंग प्राइसेस को ही आपस में कंबाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल, आज के मुताबिक गोल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेशन में प्राइस क्लोज हुई 2150 पे, तो हम 2150 पे एक डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट सेशन क्लोज हुआ 2170 पे, तो वहाँ एक डॉट लगा दिया। इसी तरह इन डॉट्स को आपस में कंबाइन करते जाने से ये चार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आया पोल चार्ट। पोल चार्ट का नाम इस बात से मिला है कि ये सीधी लाइन खंभों की तरह लगती है। ये चार्ट उसी सेशन की हाई और लो के दरमियान की रेंज को दिखाकर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शामिल करता है। ये लाइन सिर्फ मूव्स की डायरेक्शन ही नहीं दिखाती, हर सेशन का हाई भी दिखाती हैं। फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें ऐड होती गईं और आया बार चार्ट। बार चार्ट ये स्टॉपिंग और पोल चार्ट का कम्बिनेशन है। इसमें हाई लो के साथ साथ क्लोजिंग प्राइस भी ऐड कर दी गई है। स्टॉपिंग चार्ट में सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस हुआ करती थी और उनके कम्बिनेशन से चार्ट बनता था। पोल चार्ट में हाई और लो वैल्यूज़, जबकि बार चार्ट में हाई, लो और क्लोजिंग प्राइसेस शामिल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंकर चार्ट की। ये दिखने में एंकर की तरह ही लगता है। लेजेंड्स के मुताबिक ये चार्ट योहो इरा में 1716 से शुरू हुए थे, जबकि फैक्ट्स के मुताबिक उस वक्त में जो चावल में ट्रेड किया करते थे उनकी आमतौर पर मीटिंग्स बंदरगाहों में होती थी। एंकर चार्ट चार्टिंग की तहकीक में एक अहम वाक़या था। इस चार्ट में ओपनिंग प्राइसेस शामिल की गई थीं और एक चार्ट बनाया गया जिसमें ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस शामिल की गई। सिर्फ जापानीज़ चार्ट में ही एक नायाब बात थी और वो ये थी कि ओपनिंग और क्लोजिंग का ताल्लुक तस्वीरी तौर पर दिखाया गया था। एंकर की वर्टिकल लाइन का टॉप और बॉटम उसके सेशन की हाई और लोएस्ट प्राइस होती है और एंकर की हॉरिजेंटल लाइन ओपनिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, जबकि एंकर में जो एरो नज़र आ रहा है वो क्लोजिंग प्राइस के बारे में बताता है। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होती तो ये एरो पॉइंट अप साइड पे बनता, और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होती तो ये एरो डाउन साइड पे बनता। कैंडल चार्ट। एंकर चार्ट में जो नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट हुई वो थी कैंडलस्टिक चार्ट, जिसकी तकरीबन मीजी दौर में शुरुआत हुई 1868 में। अगर पिक्चर में देखें तो कैंडल लाइन एंकर चार्ट का एक बेहतर वर्जन है। कैंडलस्टिक चार्ट की मदद से सप्लाई एंड डिमांड को डिटरमिन करना एंकर चार्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। कैंडलस्टिक चार्ट के आने के बाद जापानीज टेक्निकल एनालिसिस में लोगों ने पहली बार सिग्नल्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिहाज से सोचना शुरू किया। पैटर्न्स तैयार किए गए, जिसके बाद मार्केट प्रिडिक्शन और काफ़ी अहमियत हासिल कर गई, और ये अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई जब 1870s में जापानीज स्टॉक मार्केट ओपन हुई। कैंडलस्टिक पैटर्न के कोर्स की ये पहली वीडियो थी जिसमें हमने कैंडलस्टिक की हिस्ट्री के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।